हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक दुआ एंड हम अपना पॉलिटी के चैप्टर कवर कर रहे थे एम लक्ष्मीकांत की बुक से। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया था। तो जिसने भी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकता है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज का हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो भाई, सेकंड चैप्टर का जो नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कैसे बनता है। उन सब चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है, क्यों बनता है, क्या डिमांड रखी जाती है, किस वजह से बनाया जाता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहली बात होती है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो डिमांड होती है वो कहाँ से शुरू होती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है, किसके कहने पे बनाया जाता है, कौन सबसे पहले इसकी डिमांड करता है। तो हमारा टॉपिक है डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड सबसे पहले कौन रखता है। तो 1934 में क्या होता है, एम.एन. रॉय जो होते हैं, जो कि पायोनियर होते हैं कम्युनिस्ट मूवमेंट के, वो सबसे पहली डिमांड रखते हैं कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए, इंडिया का संविधान बनाना चाहिए। तो 1934 में सबसे पहले आइडिया दिया था एम.एन. रॉय ने। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होती है ना, वो क्या करती है, वो सबसे पहली बार डिमांड रखती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहली बारी डिमांड रखती है कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए अपना, हमें संविधान चाहिए अपने देश के लिए। फिर 1938 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई देखो, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो बनाया जाना चाहिए, और वो ज़रूर बनाया जाना चाहिए बिना किसी बाहर वाले इंसान की इंटरफेरेंस के, बिना किसी आउटसाइडर की इंटरफेरेंस के। तो भाई देखो, अब बहुत सभी के सभी डिमांड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ब्रिटिश सरकार को तो माननी पड़ेगी बात। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हमारी ये डिमांड मान लेती है, और इसको जब ये डिमांड मान लेती है तो इसको कहा जाता है ऑगस्ट ऑफर के नाम से जाना जाता है, अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। 1942 में क्या होता है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते हैं, इंडिया में अपना ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर आते हैं, जिसमें ये बात कही जाती है कि भाई देखो, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा इंडिया का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। पर एक क्रिप्स प्रपोजल जो होता है ना, मुस्लिम लीग के जो बंदे होते हैं उसको वो मानते नहीं है, इसको वो इसको बायकॉट कर देती है। क्योंकि भाई उनको क्या चाहिए होता है, वो चाहते हैं भाई हमको तो भाई अलग अपना सेपरेट ही अपना स्टेट चाहिए, वो पाकिस्तान चाहते थे। तो इस वजह से अब वो जो होते हैं मुस्लिम लीग, वो इस ऑफ़र को नहीं मानते, क्रिप्स ऑफ़र को नहीं मानते, प्रपोजल को नहीं मानते, वो इसको बायकॉट कर देते हैं, क्योंकि वो भाई इंडिया को डिवाइड करना चाहते थे। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई क्रिप्स प्रपोजल को अब मुस्लिम लीग नहीं मानेगी, क्रिप्स प्रपोजल में जो भी हमारी मीटिंग बिठाई जाएगी, कॉन्फ्रेंस मीटिंग बिठाई जाएगी, उसके अंदर मुस्लिम लीग अभी नहीं जाएगी। अब आएगा हमारा अगला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी नवंबर 1946 में बनाई गई, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनाई गई। इसके फीचर्स क्या क्या है, कंपोजिशंस क्या क्या है, वो सब हम अब इसमें पढ़ेंगे। तो पहला जो फीचर है इसका वो ये है कि जो टोटल मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो 389 थे, जिसमें से 296 सीट्स तो हमारी ब्रिटिशर्स के लिए अलॉट की गई थी, और 93 सीट्स जो थी हमारी वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए रखी गई थी। अब जो 292 मेंबर्स थे वो गवर्नर के द्वारा चुने गए थे, और 4 मेंबर जो थे, 4 मेंबर हर एक प्रोविंस से एक एक मेंबर चुना गया था चीफ कमिश्नर के द्वारा। मतलब 4 प्रोविंस है, उसमें से हर प्रोविंस से एक मेंबर चुना जाएगा, और वो चुना जाएगा चीफ कमिश्नर के द्वारा। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो इसमें ये आता है कि हर एक प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को ये कहा गया कि भाई तुम खुद अपने बिहाफ पर किसी एक को अपने साइड से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर चुन सकते हो। तो भाई ये जो सीट थी, मतलब कि जो वहाँ से मेंबर जो आएगा प्रिंसली स्टेट से, या फिर जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर आएगा, वो इंसान 1 मिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, 1 मिलियन आदमियों को वो रिप्रेजेंट करेगा। जो आदमी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुना जाएगा, मेंबर बना जाएगा, वो 1 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक आदमी 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तीसरी जो हमारी बात इसमें कही जाती है वो ये कही जाती है कि जो प्रिंसली स्टेट है वो तो देखो भाई अपने अपने आप रिप्रेजेंट करके अपने आप नॉमिनेट करके भेजेंगे, पर जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ब्रिटिश कहते हैं हम अपनी प्रोविंस से जिस इंसान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाएंगे वो एक तरह से इलेक्शन से आएगा। इलेक्शन मतलब कि कम्युनल इलेक्शन से आएगा। हिंदू, सिख और मुस्लिम के कम्युनल इलेक्शन होंगे, उसमें से जो भी रिप्रेजेंटेटिव बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनेगा।
और इसमें एक बात और कही गई कि जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ना हर कम्युनिटी का, उसको उसकी कम्युनिटी ही इलेक्ट करेगी। अगर हिंदू की कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है तो हिंदू ही इलेक्ट करेंगे, मुस्लिम के हैं तो मुस्लिम इलेक्ट करेंगे, सिख हैं तो सिख इलेक्ट करेंगे, ऐसी बात कही गई। और ये कहा गया कि भाई जो वोटिंग होगी ना, जो वोटिंग सिस्टम होगा, जो इलेक्शन सिस्टम होगा, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो के मेथड से होगा। जिसका मतलब है भाई हर एक इंसान एक ही वोट दे सकता है, और हर एक के इंसान एक ही वोट देगा। कोई ये नहीं होगा कि भाई बार बार आके वोट दे रहे हैं, एक इंसान एक ही वोट देगा। और इसमें ये एक बात ये कही गई, जो प्रिंसी स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आएगा ना, वो नॉमिनेट होकर आएगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो भी प्रिंसी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वो नॉमिनेट होकर आएंगे राजा से, प्रिंस के द्वारा। तो भाई देखो, इससे हमें पता चलता है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी बनाई गई थी ना, वो मतलब कि पार्शियली इलेक्टेड थी, और मतलब आधी इलेक्टेड थी और आधी जो उसके मेंबर थे इलेक्ट होके आए थे, और आधे मेंबर उसके जो थे हमारे नॉमिनेट होके आए थे। मतलब कुछ मेंबर इलेक्ट होके आएंगे, कुछ मेंबर नॉमिनेट होके आएंगे। पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली हमारे क्या था, नॉमिनेटेड थी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब जब इलेक्शन हो जाएंगे तो हमको ये पता चलता है कि जो मुस्लिम लीग होती है वो कितने सीट जीतती है, वो अपने 73 सीट जीतती है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है वो 208 सीट जीतती है। और बाकी की जो छोटी मोटी पार्टीज़ होती हैं वो अपनी 15 सीटें जीतती हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर सारे बड़े बड़े जो फेमस जो इंसान होते हैं ना, जितने भी फेमस पर्सनैलिटी हैं, वो सबके सब इसके अंदर हैं, बस गांधी जी को छोड़कर। अब अगला जो हम देखेंगे वो देखेंगे वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम करती है, क्या काम करती है, वो सब हम अब देखेंगे। तो वही देखो, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग होती है ना, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग कब बैठी जाती है, 9 दिसंबर 1946 को। तो मुस्लिम लीग होती है ना, इस मीटिंग को बायकॉट कर देती है। वो कहती है भाई देखो, हमें तो एक सेपरेट स्टेट चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो उसकी वजह से वो मीटिंग ज्वाइन नहीं करती। तो अब जो मीटिंग के अंदर होते हैं ना, मीटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 211 मेंबर ज्वाइन होते हैं। इस मीटिंग के अंदर 211 मेंबर ज्वाइन करते हैं, 211 मेंबर इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक बात और कही जाती है इसके अंदर की भाई देखो, मीटिंग के अंदर क्या होता है, जो डॉक्टर सच्चिदानंद होते हैं ना, सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, वो सबसे बूढ़े ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं इस मीटिंग के, सबसे बूढ़े वही होते हैं। तो उनको ना इस मीटिंग का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और इसी तरह से ना वाइस प्रेसिडेंट भी, 2 बंदों को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट हमारा किस किस को बनाया जाता है, ये आप कमेंट करना मेरे को नीचे। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब कि भाई देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना, तो ये सब एक संकल्प लेते हैं कि हम भाई इंडिया को कैसा बनाएंगे। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है ना, वो हमारा आगे चल के प्रियम्बल बनता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले पेज होता है जिस पे लिखा हुआ है प्रियम्बल, वो हमारा प्रियम्बल बनता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो जो 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेते हैं असेंबली में। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि जो हमारा अपना ये कहते हैं कि जो हमारा इंडिया होगा ना, एक इंडिपेंडेंट सोवरन रिपब्लिक होगा। इंडिपेंडेंट होगा, किसी बाहर वाले की इंटरफेरेंस नहीं होगी, रिपब्लिक नेशन होगा एक। दूसरी चीज़ ये कही जाती है कि इंडिया जो होगा वो एक यूनियन बनेगा सभी स्टेट्स का। मतलब कि जो भी स्टेट्स हमारे इंडिया के ही है अभी, और जो भी स्टेट आगे जाके हमारे इंडिया के साथ जुड़ेगी, वो सब जुड़ के इंडिया को यूनियन बनाएगी। मतलब वो सारी स्टेट का एक यूनियन होगा इंडिया। तीसरी बात इसमें ये कही जाती है कि हमारे इंडिया में जितनी भी टेरिटरीज़ होंगी, जितनी भी स्टेट्स होंगी, उनको पावर मिलेगी अपने स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करने की, अपने स्टेट को शासन करने की अपने स्टेट पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया जो है पूरा टूट जाएगा, वो एक यूनियन रहेगा उन सब स्टेट्स का। ये मतलब नहीं है कि जैसे अगर स्टेट्स को पावर दे दी गई तो वो मतलब कुछ भी कर रहे हैं। स्टेट को पावर दी जाएगी, पर जो मेन पावर रहेगी, जो सेंटर की पावर रहेगी, वो मेन होएगी। इंडिया टूटा नहीं जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा, बस स्टेट्स को पावर दे दी जाएगी, काम को थोड़ा बांट दिया जाएगा। और एक बात और कही गई इसमें कि जो टेरिटरीज़ होंगी, जो स्टेट होंगी, वो सेंटर के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, और दूसरे स्टेट के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी, दूसरे स्टेट के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी अपना। अब जो अगला पॉइंट है हमारा, जो इसके अंदर कहा जाता है, क्या कहते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये कहा जाता है कि जो भारत के लोग होंगे ना, उसी से पावर डिराइव्ड होगी, उन्हीं से, उन लोगों से ही पावर का निर्माण होगा।
छठी चीज़ हमारी ये कही जाती है कि भाई जो हमारा इंडिया होगा ना, उसके अंदर क्या क्या होगा। हमारे इंडिया के अंदर एक तो सोशल जस्टिस होना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी मिले, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को एक बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, वुमेन्स एंड मैन सबको बराबर नज़रिए से देखा जाए। और ये कहा गया कि भाई जो जिस भगवान को मानना चाहता है, जिस भगवान की पूजा करना चाहता है, वो उसकी पूजा कर सकता है। बहुत सारी बातें कही गई इसमें। अब जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमें ये बताता है कि मतलब कि इस ये एक रेजोल्यूशन ये लिया गया कि भाई जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो जो हमारी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनको भी अब उभर कर आगे आने का मौका दिया जाएगा, वो भी उभर कर आगे आएंगी। अब जो हमारा अगला पॉइंट है उसमें ये कहा जाता है कि जो इंडिया है ना, इंडिया के ऊपर इंडियंस की ही इंटीग्रिटी होगी, इंडियंस का ही राज होगा। अब कोई बाहर वाला आके कोई किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं करेगा किसी भी हमारे इंडिया के इंटरनल मैटर्स में। अगला जो हमारा आएगा वो आएगा चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस एक्ट जो हमारा होता है 1947 में, इंडिपेंडेंस एक्ट जो निकलता है, उससे क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो देखो, इंडिपेंडेंस एक्ट से हमारा एक चेंज तो ये हो जाता है कि भाई देखो, जो भी प्रिंसली स्टेट्स होती है, जो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन नहीं कर रही होती, अब वो भी इस असेंबली को ज्वाइन करने लग जाती है। दूसरा चेंज हमारा ये होता है कि जो मुस्लिम लीग होती है, मुस्लिम लीग पहले हमारी असेंबली को ज्वाइन नहीं कर रही थी, पर अब वो भी अब हमारी असेंबली को ज्वाइन करेगी, क्योंकि अब उनकी डिमांड पूरी करी जा रही है। क्योंकि हमने अब हमारे जो कांग्रेस की पार्टी के जो नेता थे, उनको पता चल चुका है कि भाई देखो, अब ये जो है हमारे देश का बंटवारा होकर ही रह गए, मुस्लिम लीग जो है मानेंगे नहीं, मुस्लिम के लोग, इनको डिवाइड करना है, इनको अपना अलग स्टेट चाहिए। तब वो उनकी डिमांड पूरी करने के लिए मान जाते हैं। तो इसलिए अब उनको पता है हमारी डिमांड पूरी हो रही है मुस्लिम लीग को, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ना भाई देखो, जो हमारी होती है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो होती है हमारी, इसमें काफ़ी सारे बातें कही जाती है, और इसमें 3 बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कही गई है। एक बात तो ये कही है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना, वो पूरी की पूरी सॉवरेन बॉडी है, मतलब कोई भी बाहर का आदमी इसमें नहीं है, इंटरफेरेंस आउट से नहीं है, मतलब आउटर इंटरफेरेंस नहीं है, इंडिया के बाहर से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है हमारी इस असेंबली में। दूसरी बात इसमें ये इंपॉर्टेंट कही गई है कि भाई जो हमारी असेंबली होगी वो पूरी लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करेगी। एक तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की तरह काम कर रही है, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करेगी। अब देखो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में क्या होता है, हमारा प्रशासन बनेगा, और जो लेजिस्लेटिव बॉडी होगी इसमें हमारे ऑर्डिनरी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। तो ये एक दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिठाई जाती थी और एक दिन हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली बिठाई जाती थी। तो दोनों के दोनों जब बैठते थे तो दोनों के अलग अलग प्रेसिडेंट थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिठाई जाती थी तो उसके प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब लेजिस्लेटिव बॉडी बिठाई जाती थी, लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, तो उसके जो हमारे प्रेसिडेंट थे, जो हमारे चेयरमैन थे, वो थे जीवी मवलंकर। यह नाम याद रखना, जीवी मवलंकर। अब तीसरी बात इसमें ये कही जाती है कि भाई देखो, जब मुस्लिम लीग जो होता है ना, मुस्लिम लीग के जो मेंबर होते हैं वो ना धीरे धीरे बहुत कम हो जाते हैं हमारे इसके अंदर आज़ादी के बाद से। क्योंकि आज़ादी के बाद क्या होता है, जो मुस्लिम जो लीग होती है वो तो चली जाती है पाकिस्तान, तो अब जो मेंबर है वो कम हो जाएंगे। अब जो मेंबर होते हैं वो कम होकर कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की असेंबली में कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो स्ट्रेंथ होती है वो 296 से 229 हो जाती है, और 93 से 70 हो जाती है प्रिंसली स्टेट की। टोटल हो जाती है हमारी 299 हो जाती है। अब इसी के साथ साथ हमारे कुछ फंक्शंस और परफॉर्म किए जाते हैं, कुछ चीज़ें और की जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के साथ साथ। क्या वो चीज़ें क्या होती है, देखो भाई, एक तो इंडिया जो होता है ना, वो कहता है भाई हम अपनी मेंबरशिप हमेशा रखेंगे, अभी भी हम अपनी मेंबरशिप कॉमनवेल्थ अफेयर्स के साथ रखेंगे। कॉमनवेल्थ अफेयर में हम अपनी मेंबरशिप रखेंगे, और कॉमनवेल्थ का जो हेड होता है वो कौन होता है, ब्रिटेन का किंग होता है। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि भाई जो नेशनल फ्लैग होता है ना हमारा, वो इसी टाइम पे अडॉप्ट किया जाता है। जुलाई 22 1947 में हमारा नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जाता है, और नेशनल एंथम भी हमारा इसी समय में अडॉप्ट किया जाता है। 24 जनवरी 1950 में हमारा नेशनल एंथम अडॉप्ट किया जाता है। तीसरी चीज़ इसमें क्या होती है, तीसरी बात ये होती है भाई, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है ना, वो अडॉप्ट किया जाता है 24 जनवरी 1950 को। एक और चीज़ होती है इसमें कि जो राजेंद्र प्रसाद होते हैं ना हमारे, राजेंद्र प्रसाद जी हमारे इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, और वो कब बनते हैं, 24 जनवरी 1950 को हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं राजेंद्र प्रसाद जी।
तो अब हमने इसमें ये पढ़ा कि मतलब राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं, सबसे पहले प्रेसिडेंट। और हमारा नेशनल एंथम कौन से दिन अडोप्ट होता है, कौन से दिन हमारा नेशनल एंथम अडोप्ट होता है, कौन से हमारा नेशनल सॉन्ग अडोप्ट होता है, नेशनल फ्लैग कौन सा दिन अडोप्ट होता है। ये बहुत ही मेन डेट्स है जो मैंने आपको बताई है, तो इसको याद ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है और ये अभी भी हो सकता है कई बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो इन डेट्स को ज़रूर याद रखिएगा। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है वो हमारा टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार होता है और टोटल 11 सेशन बिठाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 11 सेशन बिठाए जाते हैं और हमारा टोटल खर्चा इसके अंदर आता है 64 लाख रुपये, 64 लाख रुपीज़ खर्चा आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। सो गाइस, आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हमने अपने चैप्टर का आधा चैप्टर ख़त्म कर लिया है, एक पार्ट ख़त्म कर दिया है। अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आएगा, उस पार्ट में मैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।